हेलो एवरीवन, 70th बीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स करेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, एक पेंडेंसी ऑफ केसेस देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपका पूरा का पूरा मेंस का करंट अफेयर्स जो ना कंप्लीट रहना चाहिए, इसलिए हम जो 71st ला रहे हैं उसमें हम आपको मेंस में शुरुआत से ही करंट अफेयर्स कराएंगे। ठीक है, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, 71st के लिए वो होगा। देखिए कैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन, करंट सिनेरियो सब बताएंगे, आज देख लीजिए एक बार पहले। ठीक है, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट हमारा जो स्टार्ट होने वाला 2 फरवरी से। ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू डिजिटलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया पे पॉजिटिव कमेंट किया कि इंडिया कैसे रेवोल्यूशन ला रहा है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ थ्रू डिजिटलाइजेशन। तो उसको हम पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसमें बने रहिए और आपको हम बताते हैं क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इन डेमोक्रेसी, ये हम बात करें पेंडेंसी ऑफ केसेस, कैसे केस पेंडिंग रह रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ठीक है, पूरा डेटा के साथ आपको बताएंगे। इन डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज जस्टिस। जस्टिस बिल्कुल सही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर क्या हो सकता है? जस्टिस। ठीक है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली, सबको फेयरली ट्रीटेड होना चाहिए, मिलना चाहिए। इक्वल एक्सेस टू फेयर एंड इम्पार्शियल लीगल सिस्टम, ध्यान रखना इम्पार्शियल लीगल सिस्टम का सबके पास एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद देखो, अगर किसी भी सोसाइटी में, एनी सोसाइटी विच कैन नॉट इंश्योर जस्टिस कैन नॉट हैव अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, अगर कोई भी सोसाइटी ये इंश्योर नहीं करता है कि जस्टिस है, अगर जस्टिस को इंश्योर नहीं करता है तो वो फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिए। आप देखिए, अगर स्लोली आवर डेमोक्रेसी सिस्टम विल बी वैनिश, ठीक है, खत्म हो जाएगा ना। अगर आप जस्टिस डिले कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जा रहा है, उसके बाद उसको जस्टिस मिलेगा। इफ वी नॉट हैव जस्टिस ऑन टाइम, अगर हमारे पास जस्टिस टाइम पे नहीं मिलेगा तो हमारा डेमोक्रेसी में जस्टिस जो है ना वो वैनिश हो जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन बोला है फॉर्मर ब्रिटिश पीएम। हम यहाँ पे पीएम का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन आपके लिए टफ हो जाता नाम याद रखना, और थोड़ा न्यूट्रल रहना, इसलिए नाम नहीं लिखे, फॉर्मर ब्रिटिश पीएम लिखे। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो जस्टिस डिनाई हो रहा है। ठीक है, मतलब जस्टिस आप नहीं दे रहे हो उसको। इस बात को समझो, किस कोर्ट को कहां लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। ठीक है, यही हम अपने सीरीज में कराएंगे जो 71st का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, करंट सिनेरियो जो है ना, अभी अब करंट सिनेरियो में आप कहां पढ़ने जाओगे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, लेकिन हम आपके लिए ये सब कुछ रेडी कर रहे हैं सो दैट कि आप सीधा जाके केक की तरह एग्जाम में लिख के आओ। देखो टोटल कितना पेंडिंग ऑफ केसेस है, 4.9 करोड़ पेंडिंग केसेस, पेंडिंग ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, जिसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 87% ऑफ केस जो है पेंडिंग है, जो कि करीब 4.1 करोड़ है। ठीक है, हाई कोर्ट में उसके बाद है 11%, अराउंड 60 लाख, और सुप्रीम कोर्ट में 71,000। तो ये रिसेंट है, हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचा होता है, लेकिन आप इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट रिपोर्ट्स हैव डिफरेंट डाटा। ठीक है, ऐसा नहीं है 87 लिखा है तो कहीं 88 भी लिखा होगा, कहीं 11 के बदले 12 भी लिखा रहेगा, लेकिन वो सही है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है हायर पेंडेंसी ऑफ केसेस जो पेंडेंसी है क्यों है। ठीक है, अब देखो, जब आप इन सब चीजों को पढ़ोगे ना तब आपको ऐसे के लिए भी नॉलेज होगा। जो ऐसे लिखने का इतना जो फोबिया चल रहा है ना, आप एक बात समझो, अगर सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कैसे सोसाइटी में जो है ना, सोसाइटी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप वहां पे बता सकते हो। सोसाइटी के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा कि सोसाइटी में कैसे लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वहां बता सकते हो कि सोसाइटी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, क्योंकि सब जल्दी से जल्दी भागता है कहां पे, आपके जैसे मान लो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सब मेनली सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाता है। तो जब भी लैंड से रिलेटेड आएगा तो आप बता सकते हो वहां पे कैसे बिहार सरकार का जो अभी लैंड एग्रीमेंट है ना, लैंड का जो डेटा क्रिएट किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे कितना पेंडेंसी ऑफ केसेस है, 4.9 करोड़ टोटल में, उसमें कितना है 4.1 करोड़ सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट में। मतलब जो भी पंचायती राज में रह रहे हैं उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सोसाइटी पर्सपेक्टिव में आप लिखोगे, इस बात को समझो। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तभी आप लिख पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर लिमिटेशन है, क्या है जो पीआरएस रिपोर्ट बता रहा है कि जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो जो इंडिया में है ना, 21 जजेज है इंडिया में। ठीक है, इस बात को समझो, इंडिया में कितना जजेज है? 21 जजेज। एक चीज और लिखना कि केस क्लियरेंस रेट जो है स्लो है, इसका मतलब क्या है? एक स्लो मोशन सिंड्रोम है। देखो ऐसे ऐसे वर्ड आप अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस कोट करोगे तो डेफिनेटली इंप्रेस होगा आपका जो एग्जामिनेशन कॉपी चेक करेगा। तो देखो पीआरएस रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि इंडिया में 21 जजेस पर मिलियन है, लेकिन आप एक बात तो समझो कि 120th रिपोर्ट जो है ना लॉ कमीशन का, उन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया है कि कम से कम 50 जजेस पर मिलियन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितना गैप हो गया पर मिलियन पे, गैप हो गया 39 का। ठीक है, सॉरी 29 का। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए
एडजॉर्नमेंट एंड डिले, बहुत बार एडजॉर्नमेंट हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट डेट मिल जाता है, डिले हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट एंड प्रोसीजर डिले प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ केसेस, लंबा कर खींच के ले जाता है ना केसेस को। क्यों लंबा खींचा जाता है? जस्ट बिकॉज कि एक फेवरेबल पार्टी को क्या मिल जाए, एक बेनिफिट मिल जाए। लॉयर्स ऑफन एक्सप्लॉइट दिस डिले टू बेनिफिट देयर क्लाइंट्स फर्दर क्लोगिंग द सिस्टम। समझ लो, एक पर्टिकुलर, अगर मान लो दो लोगों के बीच में और एक कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो वो केस डिले करवा लेता है, ठीक है। ये सब लूप होल है, ठीक है, इस बात को समझो, लूप होल है। रीजनल वेरिएशन है। अब देखो, आप बिहार के बीपीएससी लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा बिहार में क्या प्रॉब्लम है। बिहार में टोटल 5 मिलियन पेंडेंसी ऑफ केसेज है। 5 मिलियन के बदले आप 50 लाख भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल उत्तर प्रदेश में कितना है, 6 मिलियन पेंडेंसी ऑफ केसेज है। तो रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इस बात को समझने की जरूरत है। वैकेंट जुडिशियल पोजीशन, बहुत ज्यादा जुडिशरी का पोजीशन ही वैकेंट है। अभी ऊपर बताएं 21 जजेज ही है। आप देखो एवरेज केस रेजोल्यूशन टाइम जो ना हाई कोर्ट का वो 6 to 7 ईयर है। मतलब एक केस जो एवरेज, मतलब बहुत सारा केस तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब हम एवरेज बात करें ना केस का सॉल्यूशन का, वो 6 से 7 साल लग रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। बिकॉज 30% ऑफ देयर पोजीशन इज वैकेंट। 30% जो पोजीशन है ना वैकेंट है, खाली है, जजेज ही नहीं है। तो इस बात को समझना है। इसलिए आप देखो, अब आप कंपेयर करोगे ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केस है देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस मोस्ट ऑफ द टाइम फुलफिल ही रहता है। इस बात को समझने की जरूरत है। राइजिंग नंबर ऑफ पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको समझाया, तभी बताए थे आपको कि हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समटाइम्स ट्रीट एज ए समटाइम यूज एज ए प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रहा है, ठीक है, ये कारण है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन खराब नहीं है, लेकिन कारण तो है केसेस ऑफ पेंडेंसी का। पुअर क्वालिटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है उनका क्वालिटी बहुत पुअर है, इस बात को समझने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे जितने भी पुलिस और जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे तरीके से डिजिटलाइज नहीं किया गया। जुडिशरी में तो किया भी गया है समहाउ, लेकिन पुलिस तो अभी बहुत पुराना है। इस बात को देखो, उनका राइफल्स, उनके पास जो गन्स है उससे लेके उनका काम करने का तरीका जो ना अभी भी मैनुअल है, ठीक है। उसके साथ साथ नो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी कोई नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी से बहुत स्लो हो जाएगा चीजें, बहुत मतलब केसेस पेंडेंसी कम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तब भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया। तो ऊपर हमने कारण बताया, लेकिन फिर भी उस इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट को, उसको भी हम आपको बताएंगे कैसे ई कोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। डिजिटलाइज कोर्ट प्रोसेस एंड इनेबल्स वर्चुअल हियरिंग, तो वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो अब यहाँ पे आपको काम बनता है कि बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर ई कोर्ट का दर्जा मिला है, मेरे हिसाब से मिला है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल आप जरूर यहाँ पे कोट कीजिएगा, सो दैट कि आपका आंसर होलिस्टिक बने, ठीक है। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान NJIP स्टार्ट किया गया सो दैट कि मॉडर्नाइज किया जाए कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टू इनेबल एफिशिएंट फंक्शनिंग। उनका फंक्शनिंग जो है ना, कोर्ट फंक्शनिंग जो है ना, वो एफिशिएंट हो सके। कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई रिजोल्यूशन अल्टरनेट तरीके से दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ लोक अदालत थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के थ्रू हम लोक अदालत के थ्रू भी जो प्रॉब्लम है, जो केसेज है, उधर डाइवर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, केसेस को, पेंडेंसी को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। रोकने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो आप कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश किया गया है। ट्राइब्यूनल से स्टार्ट किया गया, ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, बहुत सारे ट्राइब्यूनल स्टार्ट किया गया जो सेक्टर स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल है, ठीक है। जैसे मान लो कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है, ग्रीन ये आपको कॉर्पोरेट रिलेटेड है, तो ये सब ट्राइब्यूनल भी स्टार्ट किया गया है, इस बात को समझना है। इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग वेरियस पिलर ऑफ CJS, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए सो दैट के इंफॉर्मेशन जो है ना आपस में हो सके, ठीक है। ई पेमेंट ऑफ कोर्ट फी एंड फाइन स्टार्ट किया गया, ये सब इनिशिएटिव ले लिया गया, लेकिन इसको और एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की जरूरत है, जैसे डिजिटल सॉल्यूशन लाइक ऑनलाइन केस रिकॉर्ड होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया, ये सब किया गया, ठीक है। लेकिन तब भी देखो पेंडेंसी ऑफ केसेज है, कारण जजेस कम है, ठीक है, कारण बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। AI का यूज करना चाहिए ताकि प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जा सके, ये सब जानने की जरूरत है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मतलब किया जा रहा है, लेकिन इस पे भी अभी भी पूरा फुल 100% वर्किंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद कैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस हाई कौन कर रहा है, PIL वगैरह है, ये सब आप लिख सकते हो, डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, स्पीडी जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये जानने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सिंपल सा बात है, आपको बिल्कुल ये चीज कंक्लूजन में लिखना है कि कैसे स्पीडी जस्टिस जो है ना, जल्दी जस्टिस मिले, एक फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन्स का। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत। ठीक है, अब उसके साथ साथ एक और चीज़ लिख सकते हो कि इट इज़ नेसेसरी टू मॉडर्नाइज लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, इंक्रीज जुडिशियल फाइनेंसिंग। ठीक है, उसके साथ साथ स्ट्रीमलाइन अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो कैसे जुडिशियल फाइनेंसिंग को इंक्रीज करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन अपॉइंटमेंट प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ मॉडर्नाइज करना लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये प्री प्लान एक कंक्लूजन है जो आप लिख सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ वही लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, अगर हम आप अगर बता रहे हैं कंक्लूजन मतलब क्या होता है कि आप देखो पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रहा है, तो हम क्या कंक्लूजन में लिखे हैं कि भाई नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस के कारण क्या हो रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए। और कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन। अब देखो थोड़ा हम बैच के बारे में बताते हैं। ठीक है, प्री मेंस बैच है 71st BPSC के लिए, इसमें कंप्लीट GS1 GS2 होगा आपका। ठीक है, हम लोग ऐसे बाद में स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि ऐसे लिखने के लिए आपके पास पूरा का पूरा मेंस करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। ठीक है, मेंस करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि एडिटोरियल वगैरह भी उसमें इंक्लूड है, तभी आपका एक इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, तभी आप ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, चाहे वो जस्टिस के ऊपर आए, चाहे सोसाइटी के ऊपर आए, किसी भी फॉर्मेट में आए, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर AI के ऊपर ऐसे आ जाएगा तो AI पढ़ोगे तभी तो लिख पाओगे। ठीक है, 1-to-1 कॉल फैसिलिटी होगा, सिर्फ 100 बच्चों का ये बैच होगा, 1-to-1 कॉल फैसिलिटी होगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगा। ठीक है, उसमें शुरुआत के दौर में हम लोग मेंस पे फोकस करेंगे, साथ में साथ 1-2 दिन लेक्चर चलेगा प्रीलिम्स का भी, लेकिन मेंस भी चलता रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी जो बच्चे 70th प्रीलिम्स क्लियर किए उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें सुन रहे हैं वही बच्चे, आप समझो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अगर आपने मेंस का आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया विदाउट हैविंग योर कंटेंट। ठीक है, कंटेंट आपका खुद का 1 पेज होना चाहिए, ये जानने की जरूरत है। हमने आपको कितने पेज में इसको पढ़ाया है, 4 पेज आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे ना अपने हिसाब से तो ये 1 पेज के अंदर आ जाएगा, A4 शीट के दोनों तरफ आ जाएगा, तो 1 पेज आपका नोट्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको कराएंगे। सरप्राइज टेस्ट हम आप ले सकते हैं ताकि इंश्योर हो कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कंप्लीट प्रीलिम्स भी इसमें होगा, आप डायरेक्ट हमारे साथ कॉल कर सकते हो, हम आपके कॉल का आंसर देंगे। हम लोग सैटरडे संडे जूम सेशन कर सकते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको भेज देंगे और आंसर राइटिंग लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है, उसके साथ साथ ये इंग्लिश में लैंग्वेज में होगा नोट्स इसका, और एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में होगा, जैसे आपको हम एक्सप्लेन करें। फर्स्ट 25 बच्चे के लिए 25% ऑफ है और आपको सिर्फ मिल जाएगा 4875 में, लेकिन 25 बच्चों के बाद ये 6500 हो जाएगा। यकीन मानिए मेरे पास कम से कम 50 कॉल्स आ चुका है और सब के सब ये पॉजिटिव है कि हमको लेना ही है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स कराया था, कुछ आपको साइंस के भी पोर्शन कराया था, कम ही कराया था, लेकिन सब टारगेट एरिया हिट हुआ है अच्छे तरीके से, क्योंकि समझाने का तरीका अच्छा है मेरा है। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स कैसा आप भी बताइएगा। कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रीलिम्स, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपना मेंस जो है ना पहले कंप्लीट कर लो प्रीलिम्स से, सो दैट कि प्रीलिम्स अगर 6 महीना बाद प्रीलिम्स है, 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट होगा, नेक्स्ट 3 महीना रिवाइज करोगे, फिर आप प्रीलिम्स के बाद क्या कर सकते हो, लिखो ना आंसर राइटिंग कितना लिख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको रेगुलर मेंस का करंट अफेयर्स मिल रहा है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे और मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बोला है, आप समझो इस बात को। इंडिया को लेकर पॉजिटिव चीज बोला है। ठीक है, बोला है कि इंडिया कैन बी ग्लोबल पाथ फाइंडर इन डिजिटल हेल्थ। इंडिया जो है भारत का जो डिजिटल स्वास्थ्य है ना, वो विश्व में पथ प्रदर्शक हो सकता है। पथ प्रदर्शक मतलब समझ रहे हो, पाथ फाइंडर। ठीक है, रिलीज ऑन 15 जनवरी 2024 इसमें रिलीज हुआ। हाउ इंडियाज डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव पोजिशन द कंट्री एज अ लीडर हेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये भी आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि WEF ने कमेंट किया है तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये PIB से हमने उठाया, PIB में बार बार चल रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपको WEF ने क्या बोला है, उनका जो एक डिजिटल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है उसने एक्नॉलेज किया है इंडियाज
पोटेंशियल टू क्रिएट ए स्केलेबल मॉडल। इंडिया का पोटेंशियल है कि वो एक तरह से आप समझो कि पहल भारत की जो स्केलेबल मॉडल है बनने की क्षमता है भारत के अंदर, ये स्वीकारा है WEF ने। डब्ल्यू ने स्वीकारा है कि इंडिया के पास ये स्केलेबल मॉडल है कि वो डिजिटल हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। हेल्थ तो ठीक है, हम डिजिटल हेल्थ की तरफ बढ़े, बहुत बड़ी बात है। कैसे? क्योंकि हम रूरल में भी रह के किसी भी डॉक्टर के साथ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ऐसा इनिशिएटिव इंडिया ने लाया है, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। कैन बी अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इन एड्रेसिंग द यूनिवर्सल हेल्थ चैलेंज। इंडिया ने बहुत हेल्प किया है, इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर बहुत सारा हेल्प किया है। इस चीज़ को उन्होंने, इस चीज़ को माना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अपने समाधान किए, अपने जो भी सीमा पर रहने वाले महत्वपूर्ण जो देश है उसको भी आपने हेल्प किया है, ठीक है। इस बात को समझने, ठीक है, तो इसमें जानने की जरूरत है। जैसे इंडिया ने वैक्सीनेशन भी दिया है, तो ऐसा एम्फेसाइज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें टॉपिक देखो क्या क्या हम लिख सकते हैं। हम पहला लिख सकते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो आप अगर बताओगे ना भाई, जो अगर हम हेल्थ के सेक्टर में इंप्रूव हुए तो कौन कौन सा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आपको बताना पड़ेगा। एम्स टू क्रिएट नेशन वाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, एक हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिसके थ्रू आपको यूनिक हेल्थ आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका यूनिक हेल्थ आईडी मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिटिकल गैप जो है ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विलेंस में और हेल्थ रिसर्च में, उसको ये फिल करेगा, ठीक है। जो गैप है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे सर्विलेंस में या हेल्थ रिसर्च में, उसको ये फुलफिल करेगा। कौन करेगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। उसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह वो यहाँ पे रजिस्ट्री कर सकते हैं। यूनिफाइड फैसिलिटी रजिस्टर है इसके अंदर, सो डैट कि डिजिटल हेल्थ सर्विसेज को फैसिलिटेट किया जाए, इंश्योर किया जाए। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री भी इसके अंदर है। तो ये कुछ की फीचर्स है किसका? ABDM का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। उसके साथ साथ देखो इसके अंदर एक डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम लाया गया। इंसेंटिव का मतलब जानती हो, जितना आप इन्वेस्ट किए कुछ आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट देगा। इससे इंकरेज किया गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि आप एडॉप्ट करो डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन, और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन आप एडॉप्ट करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। अगर आपका 1 लाख का खर्चा आ रहा है फॉर जस्ट एग्जाम्पल, तो हम उसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम आपको 20-30 हज़ार रुपये आपको वापस कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंकरेज होगा। बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव इंटीग्रेटिंग डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड एंड सर्विसेज, तो सो दैट कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट हो सके और सर्विसेज के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, क्योंकि हेल्थ रिकॉर्ड जानने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हेल्थ रिकॉर्ड का मतलब हो रहा है कि समटाइम्स क्या होता है, छोटा सा चीज जो है बीमारी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होता है और फिर वो स्प्रेड कर जाता है, लेकिन जब हेल्थ रिकॉर्ड होगा ना तो उसको एक्सेस कर सकता है सब, उस पर रिसर्च किया जा सकता है। अब कभी भी कोविड जैसा चीज है, कोविड बहुत जल्दी फैल गया क्योंकि उसको हेल्थ रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था, ठीक है। इसको जानने की जरूरत है। टेलीमेडिसिन ई संजीवनी स्टार्ट किया गया था, मेनली ये कोविड के टाइम में स्टार्ट किया गया। ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस से जाना जाता है। इतना बड़ा ये इस क्षेत्र में इतना वर्क किया कि इसको नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस से भी जाना जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। लॉन्च बाय MOHFW मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनेबल्स रिमोट कंसल्टेशन, ठीक है। रिमोट कंसल्टेशन मतलब रूरल क्षेत्र में भी रह के आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ फिजिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो फिजिकली आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, नहीं जाके भी आप टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी के थ्रू, फोन के थ्रू आप क्या, टेलीमेडिसिन मतलब क्या हो रहा है, टेलीफोन के थ्रू आप बात कर रहे हो, ठीक है। ई संजीवनी के थ्रू आप रिमोट कंसल्टेशन कर सकते हो, दूर बैठे डॉक्टर से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। इसमें एक है ई संजीवनी OPD, एक है ई संजीवनी ABSWC। देखते हैं क्या कह रहा है, फैसिलिटिंग डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन रिमोटली, वही चीज़ है। उसके साथ साथ कनेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब देखो आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसको कनेक्ट किससे कर दिया जा रहा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, सो डैट कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाओगे और अपना समस्या बताओगे, और समस्या आपका स्पेशलिस्ट से जुड़ा हुआ है तो वो कहीं और भी बैठा हुआ, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर्स फॉर बेटर हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरिया। ऑब्वियस सी बात है ना, डॉक्टर को रिमोट एरिया में नहीं जाना पड़ रहा है। डॉक्टर अगर पटना में बैठे हैं और डॉक्टर पटना में बैठे हैं तो मोतिहारी के किसी भी हेल्थ सर्विस में आप वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूविन पोर्टल आया गया सो डैट कि जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन है, उसके साथ साथ जो भी चिल्ड्रन 17 साल तक है, उनका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब वैक्सीनेशन को इंश्योर किया जाए, तो डिजिटलाइज कर दिया गया। आप उसके पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज मेंटेनिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। तो किसको वैक्सीन मिला है, किसको नहीं मिला है, सारा रिकॉर्ड किया जाएगा, और आप खुद से भी आप उस पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो इस पे यूविन पोर्टल पे, ठीक है। उसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेशनल हेल्थ ऐप बन गया। ये क्यों बन गया कि ये डिजिटल सर्विस पावर बाय ABDM, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू इसके पावर किया गया इसको, मतलब उसी के अंदर ये है। कैन रजिस्टर फॉर आभा, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटिंग हेल्थ केयर, ठीक है।
ठीक है। तो आप जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ना, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ। मतलब आप जैसे ऑनलाइन रिसीव कर सकते हो, 1 टू रिसीव डिजिटल लैब रिपोर्ट, आप डिजिटल लैब रिपोर्ट मतलब आपको आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्टर करने के लिए आभा अकाउंट के थ्रू रजिस्टर हो गए, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस के लिए आप जा सकते हो आरोग्य सेतु ऐप से, क्योंकि नेशनल हेल्थ ऐप है, आप अपना चीज़ें इसमें रजिस्टर कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम रजिस्टर कर सकते हो, और डायग्नोसिस लैब रिपोर्ट वगैरह इससे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोविड के टाइम में बहुत यूज हुआ था ये। शेड्यूल ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट, आप डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी इसमें शेड्यूल करवा सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ई हॉस्पिटल हो गया, ई ब्लड बैंक हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। ई हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इंटरनल वर्क फ्लो एंड प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। जो इंटरनल वर्क फ्लो है उसको ई हॉस्पिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर दिया गया है। उसके साथ साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हेल्पिंग कनेक्टिंग पेशेंट, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ऑन ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये क्या कर रहा है? वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ साथ कनेक्ट कर रहा है पेशेंट को, हॉस्पिटल को और डॉक्टर को इन सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई हॉस्पिटल के थ्रू। उसके साथ साथ ई ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक से रिलेटेड आप यहाँ पे रजिस्टर करके आप कहाँ पे ब्लड बैंक है, पूरे इंडिया का इंटीग्रेटेड ब्लड बैंक, कहाँ कहाँ पे ब्लड है, अगर आपको किसी को रेयर ब्लड नहीं मिल पाता है तो आप इसके थ्रू जान सकते हो कि आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, किस ब्लड बैंक में है। उसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्टर सिस्टम, इट इज अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू हॉस्पिटल सर्विस फॉर पेशेंट इंटीग्रेटेड विद द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आयुष्मान आभा के थ्रू ये रजिस्टर्ड है। उसके साथ आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो हॉस्पिटल सर्विसेज, जैसे पेशेंट और इंटीग्रेटेड है किसके अंदर? आभा के अंदर। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो हॉस्पिटल सर्विसेज को, क्या कर सकते हो? ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, टेलीमानस क्या है? टू इंप्रूव एक्सेस क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। जो मेंटल क्वालिटी है ना, मेंटल स्टेटस है ना, उसके लिए आप हेल्थ काउंसलिंग ले सकते हो टेलीमानस के थ्रू। टेलीफोन के थ्रू आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हो डॉक्टर के थ्रू, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? तो इंडिया डिजिटल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड इमेंस पोटेंशियल टू इनहेंस हेल्थ केयर एसेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन है वो होल्ड करता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल उसके अंदर है, को इनहेंस कर सकता है हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी को, एफिशिएंसी को, विद द कंटिन्यू पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, द कंट्री इज पॉइज्ड टू इमर्ज ए ग्लोबल लीडर इन डिजिटल हेल्थ। अगर ये कंटिन्यू पॉलिसी सपोर्ट रहा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के थ्रू कंट्री इज अ पॉइज्ड टू इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर डिजिटल मिशन, डिजिटल हेल्थ। तो इंडिया एक लीडर हो सकता है डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में अगर इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया और इस सेक्टर में वर्क किया गया, तो इसमें पोटेंशियल है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो। फर्दर फोकस, अब ऐसा नहीं है कितना ही लिखना, आप एआई को भी लिख सकते हो। एआई बार बार न्यूज में क्या दिक्कत है उसको कोड करने में? कोड करो ना। अगर डिजिटल हेल्थ के बारे में हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड के बारे में हो रहा है, ई गवर्नेंस के अंदर आ रहा है, देखो अगर एआई आप लिखना चाहते हो तो ई गवर्नेंस में लिख सकते हो, आप हेल्थ में लिख सकते हो, आप लैंड रिकॉर्ड में लिख सकते हो, आप जुडिशरी में लिख सकते हो। यही तो दिक्कत है ना कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि एआई अगर बोला है, अगर आप एआई पढ़ के गए हो और इन सब में से कोई भी टॉपिक पूछ दिया तो एआई कोड कर दो, क्यों एआई नेसेसरी है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर में आपके पास एआई का रिलेटेड स्कीम होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आप लिख दो, हॉलिस्टिक हो जाएगा आपका, ठीक है। इंक्लूड एआई ड्राइवन डायग्नोसिस, ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ रिकॉर्ड, इनहेंस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आप इसके एआई के थ्रू क्या कर सकते हो? डायग्नोसिस, एआई ड्राइवन डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग, ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग हेल्थ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्लॉकचेन हमने आपको बताया भी था, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड आप रख सकते हो। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी इनहेंस कर सकते हो। जो साइबर सिक्योरिटी हो रहा है, अगर आप डिजिटलाइज जा रहे हो तो साइबर सिक्योरिटी भी होगा, पेशेंट की रिकॉर्ड चोरी किया जा सकता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, डेफिनेटली आपको क्या ही छूटेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इस तरीके से आप समझो, हम आपको यूट्यूब पे इतना दे रहे हैं तो हम अपने कोर्स में, अपने मॉड्यूल में कितना देंगे? मॉड्यूल बहुत सस्ता है, आप जाके देख लो, कंपेयर कर लो किसी भी की प्राइस में। सारे के सारे प्राइस जो है 7,000 प्लस है। सिर्फ मेंस का बात हम कर रहे हैं, प्री तो छोड़ ही दो, हम प्री प्लस मेंस करा रहे हैं। फर्स्ट 25 बच्चा के लिए 4875 में, उसके बाद ये 6500 जरूर हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। क्या कोई भी कोचिंग आपको फर्स्ट डे से मेंस का करंट अफेयर्स करा नहीं, आपको स्टैटिक पढ़ा देगा, सब तो आता है स्टैटिक, ठीक है। लेकिन मेंस का आपको पता होना चाहिए, मेंस आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी आप ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत है। थ्रू आउट द सेशन टिल मेंस से एक दिन पहले तक, आपको एक दिन पहले तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, ठीक है। मेंस एक दिन पहले का मतलब ये होता है कि जिस दिन प्रिपरेशन आपका लास्ट होगा, मतलब जैसे मेंस मान लो 5 तारीख को है इस डेट में, तो उससे उस महीने से 20 दिन पहले तक आपको मेंस का करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चल रहा है आपको बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है साइंस एंड टेक में, सब करंट अफेयर्स से लिंकेज। हमने कैसे बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी 3 फॉर्मेट 2 फॉर्मेट में पूछ चुका है,
इस बार नैनो टेक्नोलॉजी एग्री और एलाइड सेक्टर में न्यूज में है, तो आपसे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, किस एरिया को टारगेट कर रहा है, इस बात को समझना है। सब इंटरनेशनल रिलेशन पूछ रहा है, लेकिन इंडिया के जो पीएम है अगर साउथ अफ्रीका के किसी कंट्री में गए हैं तो साउथ अफ्रीका का हर एक कंट्री के बारे में रिलेशन थोड़े पढ़ना है, लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका में किसी एक कंट्री में गए हैं, साउथ अफ्रीका के किसी एक कंट्री में गए हैं, तो उसके यूरोप के किसी एक कंट्री में गए तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। पूरा यूरोप में आप क्या पढ़ सकते हो, फ्रांस के बारे में पढ़ सकते हो, यूके के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, रशिया के बारे में पढ़ सकते हो इधर, ठीक है। लेकिन अगर बात करो कि आप सबके बारे में पढ़ोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन टारगेट क्या होगा इटीरियर, यार यूरोप के छोटे से कंट्री में गए हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ ले, सो दैट कि अगर 7 नंबर में पूछ दिया तो हम वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।